नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 डीआरडीओ एनपीसीआईएल सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये सीरीज आज से लगभग समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अब इसके सारे 3000 प्रश्न हमने कर लिए। आज से इसकी सीरीज समाप्त हो रही है। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों इन सारी सीरीज को आप देख लेते हैं, मान लो ये सारे प्रश्न आप देख लेते हैं, तो आपका इसमें से कोई भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, जिनका जिनका डीआरडीओ का एग्ज़ाम है उनके लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, वो जाएं और अपना पेपर अच्छे तरीके से करें ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। चलिए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अणु सबसे अधिक भारी है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, सबसे अधिक भारी अणु है, उसके बाद परमाणु और उसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ये इनके क्रम हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, जैसे कि भार के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1095 गुणे 10⁻⁻28 होता है, और जो AMU ग्राम में होता है इसका मान इतना होता है। खैर, हम इसका मान जो द्रव्यमान देख लेते हैं, बाकी आप देख लेना। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.6 गुणे 10 726 गुणे 10⁻⁻24 जो कि दिया गया है। और दोस्तों न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है 1.6749 गुणे 10⁻24 इसका भी दिया गया है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप सभी को याद होगा। चलिए, सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीन इसका राइट आंसर है। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, एल्युमिनियम का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है और कार्बन तथा पोर्सिलिन का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। जैसे कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, इसका मान दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कापर और मैग्नीन मिलाकर इसकी जो कापर मैग्नीन और निकिल मिलाकर इस धातु को बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दोस्तों कांस्टेंटन में शामिल होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तांबा और निकिल इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इन सारी धातुओं को इसमें क्या क्या, जैसे कि कापर और निकिल मिलाकर इसमें बनाया जाता है। और इसमें देख सकते हैं इसके जो सभी यांत्रिक गुण मैग्नीन मिश्र धातु के समान होते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है यहाँ पर, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें डैश डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शून्य प्रतिरोधकता होती है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण में, जैसे कि पारा दिया गया है, यहाँ पर आप जान सकते हैं। चलिए, जैसा कि किसी चालक सामग्री को गर्म करने पर उसकी चालकता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कम होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधकता के समानुपाती इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि 21 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच मापा गया वोल्टेज कितना होगा। दोस्तों सिंपल सा फार्मूला है, V बराबर IR, यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 84 वोल्ट, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आर प्रतिरोध यानी प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, तो फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। चलिए दोस्तों, आप हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा R/N, इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम इसमें बता देते हैं, जैसे कि दोस्तों इसका आर जो प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में बांटा जाता है, तो फिर समांतर में जोड़ देते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध R/N होगा। और तथा यह n समान भागों के प्रतिरोध R को सबसे
सब आर क्षमता है जो समतुल्य प्रतिरोध जिसका है, जैसा कि देख सकते हैं अगर आपके जो प्रतिरोध समान है तो उसका जो फार्मूला आप लगाएंगे आर इक्वलेंट बराबर आर अपान एन, ये इसका फार्मूला है। जैसा कि दोस्तों जब इसमें प्रतिरोध समान होंगे तभी ये फार्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं, प्रतिरोध अलग अलग हैं तो उनको समांतर क्रम में वन अपान जैसे कि 1/R इक्वलेंट बराबर ऐसे जोड़कर निकालते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है 2.2 किलोवाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। सिंपल सा है दोस्तों, R बराबर V स्क्वायर अपान P, यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका 22 ओम आएगा, फिर 22 ओम आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, शंट प्रतिरोध की तुलना में किसी अमीटर का प्रतिरोध होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बहुत अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यदि प्रचालन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच है तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी MCCB इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, जो यदि प्रचालन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच है तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक हेतु MCCB यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का उपकरण प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट डेड डैश से बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तांबा यानी कॉपर से बना होता है। हम इसमें बात करते हैं, फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण अवयव होता है, इसे सीरीज क्रम में लगाया जाता है और फ्यूज की जो रेटिंग होती है एम्पियर में होती है। फ्यूज का उच्च चालकता तथा कम गलनांक का गुण होना चाहिए इसमें। अगला प्रश्न, जैसे कि MPCB का पूरा नाम क्या है, यानी दोस्तों इसका फुल फॉर्म बताना है। जैसे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, और दोस्तों यह है एक सुरक्षा उपकरण अवयव है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, एल्युमिनियम को आकर्षक बनाने हेतु डेड डैश प्लेटिंग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी निकिल को प्लेटिंग की जाती है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं, निकिल वातावरण में उपस्थित सल्फर के यौगिक द्वारा बदरंग यानी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, नहीं तो जैसे कि चांदी हो जाता है। और निकिल एक ऐसा धातु है जिस पर क्रोमियम लेपन सबसे अच्छा होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, अम्ल ताम्र इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हाथ कंपोजिशन डेड डैश होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट जो कि कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के विलयन में धन आयन होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक ढंग से आवेशित इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों आप कैटायन एनायन के बारे में आप जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लोड सेल है एक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फोटोवोल्टेइक सेल है इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कार्बन इंडक्टर इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसका फार्मूला भी होता है U बराबर 1/2 LI स्क्वायर जूल इसका होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर L प्रेरकत्व को प्रदर्शित करता है और I जो है विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर निम्नलिखित पर आधारित हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फैराडे के नियम इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, जब किसी परिपथ में संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्तिकरण होने को क्या कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हिस्टेरेसिस इसका राइट आंसर है। जैसा कि हिस्टेरेसिस का आप फार्मूला भी देख सकते हैं, नीटा बी मैक्सिमम 1.6 इसकी घातें और FV यानी आवृत्ति और आयतन इसके दिया गया है इसके मान में, जो कि इसका फार्मूला ये होता है। यह हिस्टेरेसिस हानि लौह कोर में ऊष्मा के रूप में व्यय होता है और हिस्टेरेसिस हानि धारा के अग्र और पश्च चालन के होने पर कोर अणुओं को चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, AC करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही अन्योन्य प्रेरण की प्रक्रिया संभव होती है।
अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आरएमएस वोल्टेज इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, आरएमएस जो रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल जैवक्री या कोज्या वक्र के लिए जो फार्मूला होता है, वी आर एम एस बराबर वी मैक्स अपॉन रूट 2 इसका फार्मूला है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है, डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रतिरोध इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों प्रतिरोध के लिए एसी व डीसी मायने नहीं रखता, लेकिन प्रेरकत्व व संधारित्र यानी कैपेसिटर दोनों एसी व डीसी दोनों पर अलग अलग प्रकृति प्रदर्शित होते हैं। अगला प्रश्न एक सम्मिश्रण धारा तरंग समीकरण जो आई बराबर 14 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन 5 ओमेगा टी द्वारा दिया गया है, धारा का आरएमएस मान डैश डैश होगा। राइट आंसर दोस्तों आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा जो कि 10 सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसका मान दिया गया है, इस फार्मूले पे आप पूरा मान रखेंगे जो कि आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा जो कि 10 सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जबकि पीए बराबर जो आभासी शक्ति और पीटी जो वास्तविक शक्ति और पीआर जो होता है प्रतिघाती शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसका फार्मूला जो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आभासी शक्ति बराबर रूट में पीटी स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर इसका फार्मूला है। यहाँ पर इसका पूरा मान देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक प्रतिरोधक में से एसी प्रवाहित की जाती है तो कौन सी वैद्युतिक शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक शक्ति इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों वास्तविक शक्ति बराबर होता है वोल्टेज यानी वोल्टेज और धारा गुणे cos फाई को एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति कहते हैं। जैसे कि दोस्तों P बराबर VI cos फाई इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, घरेलू बिजली आपूर्ति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 50 हर्ट्ज इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत में संचरण हो या वितरण या सर्विस मेंस या घरेलू आपूर्ति, हर जगह एसी की सप्लाई आवृत्ति जो 50 हर्ट्ज ही होती है। जैसा कि दोस्तों F बराबर 1/T और इसका और फार्मूला होता है ओमेगा अपान 2 पाई, यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका फार्मूला है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V है और आवेश Q प्रथम बिंदु दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W का मान होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि W बराबर QV इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर W बराबर QV होता है और कार्य बराबर जो होता है आवेश गुणे विभवांतर, और आवेश का मान जो निकालेंगे तो आवेश बराबर धारिता गुणे विभवांतर होता है। जैसा कि दोस्तों इसके डबल फार्मूले तो हैं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित धातु का बना होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, किसी भी उपकरण का भू संपर्कन प्रदान करेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि भू संपर्कन के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसका देख सकते हैं मान भी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंस्टॉलेशन की सुरक्षा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि जस्तीकृत लोहा या कॉपर की बनाई जाती है, यानी दोस्तों GI तार इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों इसकी माप जो देख सकते हैं 60x60 और गुणे 3.18 mm तक की होती है, और इसकी जो GI प्लेट के लिए देख सकते हैं आप 60x60 6.35 mm तक की होती है, बाकी ये सेंटीमीटर में होते हैं। अगला प्रश्न, पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 38 mm इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, जैसे कि पाइप अर्थिंग में 8.5 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज GI तार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अर्ध तरंग दिष्टकारी में डायोड की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर
बी जो कि 1 होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डायोड की जो संख्या होती है 2 होती है, और ब्रिज रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या जो है 4 होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक समान सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ प्रयुक्त परिपथ कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फिल्टर इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, कौन से रेक्टिफायर में 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि मैंने अभी आपको बताया, पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, यदि फुल वेव रेक्टिफायर में निविष्ट जाविक्री वोल्टेज की आवृत्ति एफ और तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि 2 फ्रीक्वेंसी इसका सही उत्तर, यानी 2 आवृत्ति इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं, हाफ वेव में देख सकते हैं आवृत्ति, और फुल वेव सेतु दृष्टिकारी की आवृत्ति जो होती है 81.2%, हाफ वेव में 40.6, फुल वेव तथा सेतु दृष्टिकारी उर्मिका के लिए देख सकते हैं गुणक जो होता है इतना होता है, फॉर्म फैक्टर का मान इतना होता है, और हाफ वेव का घटक देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, ट्रांजिस्टर बायसिंग में स्लीव प्रयोग करने का उद्देश्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों संयोजी सिरों के मध्य आवश्यक दूरी प्रदान करने हेतु, संयोजी सिरों की पहचान करने हेतु, और ट्रांजिस्टर बॉडी तथा पीसीबी पर जोड़ के मध्य न्यूनतम दूरी सुनिश्चित करने हेतु, ये इसके पूर्ति होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दिया गया है, चित्र में ट्रांजिस्टर डैश डैश विन्यास में संयोजित है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जैसा कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीसी इसका राइट आंसर है। जैसा कि देख सकते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर विन्यास का इनपुट प्रतिरोध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 20 ओम इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें जब यानी कॉमन इमीटर का इनपुट प्रतिरोध 750 ओम होता है, तथा कॉमन कलेक्टर का इनपुट प्रतिरोध बहुत अधिक यानी 750 किलो ओम तक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि जिस प्रवर्धन में निवेशित संकेत की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता वह कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लीनियर एम्पलीफायर कहलाता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जिन प्रवर्धक में निवेशित संकेत आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह लीनियर एम्पलीफायर कहलाता है, तथा जिन प्रवर्धकों में निवेशित संकेत की आकृति में परिवर्तन होता है उसे नॉन लीनियर एम्पलीफायर कहते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एमीटर बाईपास संधारित्र के अतितापन का कारण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि एमीटर का कलेक्टर एमीटर का विपरीत ध्रुवता में संयोजित होना, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों चित्र में कलेक्टर वोल्टेज के शून्य होने का संभावित कारण क्या है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी प्लस वी सी सी शून्य है, ये इसका सही उत्तर है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी लेते हैं। कलेक्टर वोल्टेज के शून्य होने की संभावित कारण जो है प्लस वीसीसी का मान शून्य है। जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, एसीआर और जीटीओ के बीच अंतर यह है कि जीटीओ को डेड डैश का उपयोग करके बंद किया जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि नकारात्मक गेट सिग्नल इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि दोस्तों गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर जीटीओ का फुल फॉर्म होता है, और इनके बीच जो प्रमुख अंतर यह होता है कि जीटीओ का ऋणात्मक गेट सिग्नल देने पर जीटीओ ऑफ स्थिति में चला जाता है, जबकि एसीआर एक बार ऑन हो जाने पर गेट का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति उपकरण है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यह एक अर्धचालक युक्ति है जिससे कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा धारा नियंत्रित की जा सकती है।
एन फेट देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों इसमें एरो की संख्या अंदर की तरफ होती है। पी फेट में देख सकते हैं जैसे कि इसमें एरो की संख्या बाहर की ओर होती है। इसमें जो टर्मिनल होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ड्रेन, सोर्स, गेट, ये सारे इसमें टर्मिनल होते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने पूरी जानकारी दे दी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दिया गया है ईपीटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में वो टर्मिनल जिसके माध्यम से चैनल में बहुसंख्यक वाहकों का प्रवेश होता है डैश डैश कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्रोत सोर्स कहलाता है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं एफईटी में 3 टर्मिनल होते हैं जैसे कि सोर्स, ड्रेन, गेट आदि होते हैं। एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस व यूनिपोलर डिवाइस होती है जैसा कि देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस एक साथ जुड़ा पी एन मिश्र धातु जंक्शन और डिफ्यूज सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि एससीआर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, जब कपलर्स, बेंड्स, जंक्शन बॉक्स और टीज का उपयोग किया जाता है तो सैंडल को ऐसी फिटिंग्स के केंद्र से डैश डैश सेंटीमीटर की दूरी पर फिट किया जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 30 सही उत्तर हो गए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बैंड के बारे में, जैसे कि जिस जगह से पाइप को 90 डिग्री पर मोड़ना होता है वह बैंड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। जैसे कि टी प्रकार के देख सकते हैं, टी कंड्यूट पाइप के तारों के ऊपर नीचे तथा नीचे से ऊपर लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, जैसे कि दोस्तों जंक्शन बॉक्स के बारे में जान सकते हैं, सैंडल के बारे में जान सकते हैं। ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई। जैसे कि ये जो होता है ये सैंडल ऐसे होता है, यहाँ पर दोस्तों पाइप को दबाकर इसे स्क्रू से कस दिया जाता है। अगला प्रश्न, जैसे कि 15 एम्पियर रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि डीपी स्विच से जोड़ा जाना चाहिए। जैसा कि हम इसमें देखते हैं डीपी स्विच सिंगल फेज एसी अथवा डीसी दोनों सप्लाई पर मेन डीसी सप्लाई लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा डैश डैश पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र फ्लक्स इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचुंबकित यानी डिमैग्नेटाइज करता है, यह दुर्बल यानी वीक करता है। और इसमें आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को क्रॉस चुंबकित करता है और यह विकृत करता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है ताकि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्पार्किंग कम हो सके, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मुख्य फील्ड पोल्स के बीच स्थापित किए गए छोटे छोटे फील्ड पोल्स इंटरपोल्स कहलाते हैं। इंटरपोल्स को आर्मेचर के सीरीज क्रम में संयोजित किया जाता है। इंटरपोल की वाइंडिंग मोटे तार एवं कम लपेटों की बनाई जाती है। मुख्य पोल की लपेटों की जो संख्या होती है 1/3 लगभग की बनाई जाती है। इंटरपोल की संख्या जो है मुख्य फील्ड पोल के बराबर होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रवाह फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, E = d∅/dt वोल्ट इसका सही उत्तर फार्मूला है। अगला प्रश्न, डीसी मोटर में आर्मेचर ड्रम को लेमिनेटेड बनाया जाता है जिससे कि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एडिट धारा यानी भंवर धारा क्षति का मान कम रहे, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी वैद्युतिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति इसका राइट आंसर है। जैसा कि किसी विद्युत मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध कुल यांत्रिक शक्ति होता है और इसमें नेम प्लेट की शक्ति भी कहते हैं इसे। जैसा कि कुमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि घूर्णन गति घटती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं कुमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड वृद्धि होने पर शंट मोटर की अपेक्षा तो अधिक होती है परंतु सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है।
इस प्रकार की मोटर लोड रहित अवस्था में एक नियत गति पर चलाई जा सकती है। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न है आपका, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेषता डैश डैश के समान होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेषता किसी भी मोटर के समान नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों जो लोड धारा में वृद्धि के साथ साथ मोटर की गति भी वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि लोड वृद्धि से मोटर परिणामी फ्लक्स घटता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग के किस माध्यम से अंतरित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि चुंबकीय फ्लक्स इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम जान लेते हैं, जैसा कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक डिवाइस होती है जो कि अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, और ट्रांसफार्मर में आवृत्ति तथा पावर दोनों साइड स्थिर होते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कुंडली दी गई है, यहाँ पर प्राथमिक और सेकेंडरी जो कि दिए गए हैं। इसका फार्मूला जो होता है, जैसा कि दोस्तों रेशियो में होता है N2/N1, V2/V1 और I1/I2 बराबर के होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि दोस्तों उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें आउटपुट यानी द्वितीयक वोल्टेज इनपुट यानी प्राथमिक वोल्टेज से अधिक होता है। सही उत्तर दोस्तों इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें ईएमएफ प्रेरित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पश्चिगामी होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 75 डिग्री सेल्सियस 75 डिग्री इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका, जैसा कि किसी ट्रांसफार्मर की लघु पथ परीक्षण देता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, समतुल्य प्रतिरोध और क्षारण प्रतिघात इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में गुंजन रव का कारण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय विरूपण इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक शक्ति ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षति कम की जा सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पटलीकरण की मोटाई कम करके, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, पटलीकरण की मोटाई को कम करके भंवर धारा को और भी घटाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि वोल्ट मीटर डैश डैश के लिए मार्ग प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम धारा इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि वोल्ट मीटर समांतर में कनेक्ट होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है ताकि इनमें न्यूनतम धारा प्रवाहित हो और वोल्ट मीटर से वोल्टता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर मीटर का आवश्यक भाग नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रेरणात्मक यानी इंडक्टिव पिकअप इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं इसके कुछ आवश्यक भाग हैं, जैसे कि ब्रेकिंग प्रणाली और रिवोल्यूशन प्रणाली, परिचालन आघूर्ण, ये इसके भाग हैं। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनंत होता है, जिससे कि वोल्ट मीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान न्यूनतम हो, अन्यथा इसके कारण लोड धारा प्रवाहित हो जाती है। इसलिए वोल्ट मीटर के प्रतिरोध का मान अधिकतम होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, निम्न प्रतिरोध मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की अनुशंसा नहीं की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आमीटर वोल्ट मीटर विधि इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेगा ओम ब्रिज विधि जो होती है इसमें उच्च प्रतिरोध होता है, अमीटर वोल्ट मीटर विधि होती है इसमें मध्यम प्रतिरोध होता है, विभव विधि जो होती है इसमें निम्न प्रतिरोध होता है, किल्विन ब्रिज जो होती है इसमें निम्न भी प्रतिरोध होता है। चलिए इसमें दोस्तों जो दो विकल्प सही थे। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, उपयंत्र की संवेदनशीलता की इकाई है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ओम अपान वोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों जब मोटर स्थिर गति तो स्लिप डैश डैश होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 100% इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्लिप का मान देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर जो स्लिप मान लो 0 हो जाएगी, जैसे कि स्थिर मान लो जो जब मोटर की गति स्थिर है तो स्लिप की मान जो होगा वो आपका मान लो 100% इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं। चलिए, जैसे कि इसका मान 0 हो जाएगा तो आप पूरा मान लो, पूरा इसमें कोई हानि नहीं होगी। स्लिप रिंग मोटर की जो स्क्वायरल केज मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है, तो जहां डेड डैश की आवश्यकता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि उच्च प्रारंभिक टार्क, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के रोटर यानी घूर्णक का प्रतिरोध घटाकर अधिक बलाघूर्ण प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, आमतौर पर ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग डेड डैश की 3 फेज प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 5 HP तक, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग 5 HP से लेकर 20 HP तक मोटरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टर का प्रयोग 20 HP से अधिक मोटरों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, जैसा कि 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि नियंत्रण सर्किट की श्रृंखला में जुड़ा होता है। जैसा कि दोस्तों पुश बटन का या ड्यूल स्टार्टर को कम शक्ति की मोटर यानी 5 HP के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर डेड डैश पर चलती है। दोस्तों ये AC और DC दोनों पर चलती है। जैसा कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि AC और DC सप्लाई दोनों पर समान स्पीड से चलती है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों इसमें यूनिवर्सल मोटर जो है सीरीज वाउंड तथा उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण वाली होती है। समान वोल्ट तथा लोड पर इसकी गति बहुत अधिक होती है। चल दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों, जो हमने ये पूरा मान लो कंप्लीट कर लिया है 3000 प्रश्नों की सीरीज। दोस्तों अगर इसको आप पूरा सीरीज देख लेते हैं तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि दोस्तों इससे बाहर प्रश्न चला जाए। चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों DRDO का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, यहाँ से अगर आप पूरे सीरीज देखे होंगे तो एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। जैसा कि दोस्तों अगर जब आपकी आंसर की आएगी तो दोस्तों उससे मिला लेना। हालांकि दोस्तों इसमें लगता है आंसर की नहीं आती है, फिर भी दोस्तों अगर यहाँ से मान लो प्रश्न देख कर गए हैं तो लोग एक भी प्रश्न आपका बाहर गलत मतलब बाहर नहीं जाएगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर स्टार्टिंग बलाघूर्ण होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि निर्धारित बलाघूर्ण से अधिक होता है। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, क्योंकि इसकी सहायक जो वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर लगा होता है जो स्टार्टिंग के समय उच्च धारा को लेता है, और जिसके कारण टार्क का मान अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न यूनिवर्सल मोटर वह है। सही उत्तर दोस्तों, जो AC के साथ साथ DC पर भी चल सकती है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों किसके मदद के साथ एक AC जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्लिप रिंग, इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्लिप रिंग की सहायता से बाह्य परिपथ को दिया जाता है। इससे स्लिप रिंगों की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर के समान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अतुल्यकाली यानी सिंक्रोनस मोटर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर, इसका राइट आंसर है। जबकि दोस्तों डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, तुल्यकालिक मोटर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि अस्वचालित मोटर होती है। ये दोस्तों स्वचालित नहीं होती है। इसे स्वचालित बनाने के लिए इसमें दोस्तों पोनी मोटर का उपयोग किया जाता है, DC मोटर द्वारा और सेल्फ स्टार्टिंग विधि द्वारा इसे स्वचालित बनाया जाता है। जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, 10x4 मीटर आकार का एक कमरा 150 वाट 10 लैंपों द्वारा प्रकाश युक्त किया जाना है। तो किस प्रत्येक लैंप को MSCP 300 है, तो डिप्रिसिएशन फैक्टर बराबर जो है 0.8 और यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर 0.5 माने तो फर्श लगभग पर उत्पादित औसत प्रकाश कितना होगा।
सिंपल सा होता है दोस्तों। इसमें फार्मूला लगाएंगे आप, जैसा कि दोस्तों हम आपको बता देते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसको हल करना है आपको। जैसा कि दोस्तों ये फार्मूले पर आपको मन रख देंगे तो आपको जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 942.47 लक्स इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदीपन प्रदीपन इंजीनियरिंग में प्रवर्तन कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि परिवर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों यूपीएस प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां डैश डैश होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि निकिल कैडमियम इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, अन इसका जो फुल फॉर्म होता है, जैसे कि अनट्रैप्ड पावर सप्लाई प्रणाली में आपात इमरजेंसी उपयोगी बैटरियां निकल कैडमियम की होती हैं। यहाँ एक द्वितीयक या मतलब दोस्तों यह एक द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल होता है। इसमें निकल कैडमियम सेल क्षारीय सेल होता है। इसकी संरचना जो है एडिशन सेल के समान होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें निगेटिव प्लेट के रूप में कैडमियम धातु का प्रयोग किया जाता है और पॉजिटिव प्लेट जो है निकिल आलेपित स्टील का ही रहता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया है, मोटर में स्टैटिक आवृत्ति परिवर्तक स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या कार्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि गति विनियमन प्राप्त करने के लिए इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव यानी दोस्तों देख सकते हैं परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव का आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन साइन वेव इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव द्वारा फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करके मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जल की स्थितिज ऊर्जा अथवा गतिज ऊर्जा को विभिन्न उपकरणों की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, अर्थात इस पावर प्लांट में ईंधन के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, विकसित देशों में किस जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोस्तों 33 किलोवोल्ट इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इसमें विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज 33 किलोवोल्ट होता है, जबकि भारत में जनरेटिंग स्टेशन के वोल्टेज का मान 11 किलोवोल्ट होता है। भारत की मानक आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज ±3% हो सकती है आगे पीछे। अगला प्रश्न, किस बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों सर्ज टैंक पेनस्टॉक से प्रवाहित होने वाले पानी से बचाता है। हाइड्रोलिक पावर प्लांट से प्रदूषण नहीं होता है तथा इस प्लांट की दक्षता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि वे उच्च प्रदूषण के कारण बनते हैं और उनका ऑपरेशन शोर भरा होता है। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, ईंधन सेल एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक परिपथों से पावर सप्लाई के लिए तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि रेडियो, घड़ी, टॉर्च इत्यादि के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में अधिकांश उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ओवरहेड सही उत्तर होगा। जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, जैसा कि ट्रांसमिशन वोल्टेज 33 किलोवोल्ट और 66 किलोवोल्ट और 132 किलोवोल्ट, 120 किलोवोल्ट और 400 किलोवोल्ट और 765 किलोवोल्ट होते हैं। भारत में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की अधिकतम वोल्टेज जो है 765 किलोवोल्ट तक होती है। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि दिया गया, डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसके लिए केवल 2 वायरों की आवश्यकता होती है। चलिए, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, डीसी में प्रेरकता न होने के कारण एसी की अपेक्षा कम वोल्टेज ड्रॉप होता है और एसी में स्किन प्रभाव नहीं होता है, इसलिए कम चालक पदार्थ की आवश्यकता होती है।
अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक शहर से दूर कोई क्षेत्र, बाहरी इलाका, रिसीविंग स्टेशनों से लाइनों को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, जब एक शहर से दूसरे कोई क्षेत्र यानी बाहरी इलाका रिसीविंग स्टेशनों से लाइनों द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। इसे प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन ग्रिड स्टेशन पर इसकी जानकारी जैसा कि दोस्तों दी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंसुलेशन अत्यधिक गर्म होना इंगित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जलने की गंध इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिए गए, निम्न में से कौन सा भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टता ले जा सकती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि आयल पूर्ति केबल इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न वोल्टता केबल 1 किलो वोल्ट तक वोल्टता के लिए प्रयुक्त की जाती है तथा उच्च वोल्टता केबल 1 किलो वोल्ट 11 किलो वोल्ट तक वोल्टता के लिए प्रयुक्त किया जाता है एवं श्रेष्ठ वोल्टता केबल 11 किलो वोल्ट से लेकर 33 किलो वोल्ट तक और अति उच्च वोल्टता केबल 33 किलो वोल्ट से लेकर 132 किलो वोल्ट तक प्रयुक्त किया जाता है एवं अति श्रेष्ठ वोल्टता 132 किलो वोल्ट से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी केबल का कुचालक पदार्थ यानी इंसुलेशन छीलने के लिए चाकू किस कोण पर रखना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि दोस्तों 20 डिग्री से कम इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, ऑटोमोबाइलों में प्रयोग किए जाने वाले केबल आमतौर पर हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाल्केनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, किसी केबल की सर्विस वोल्टेज यदि 250 हो तो तब कम से कम निम्नलिखित वोल्टेज पर किसको स्थापित किए जाने पर लगभग 15 मिनट बाद इसकी जांच करनी चाहिए? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 500 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों आज से हमारी ये 3000 प्रश्नों की सीरीज जो थी वो आज से समाप्त होती है। आज से हमने दोस्तों इससे पूरे प्रश्न कर लिए। लगभग दोस्तों इसमें 4000 प्रश्न होंगे। हमने 3000 भलाई लिखा लेकिन इसमें 4000 प्रश्न हो गए होंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये पूरी सीरीज अगर इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो ITI लेवल का, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों इस सीरीज को हमने इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया है कि क्योंकि इसमें से एक भी प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता। चल दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।